नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड में बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कड़ी नसीहत दी है। अजय भट्ट ने ऐसे सभी नेताओं से वाड़े पर संयम रखने को कहा है। अजय भट्ट ने कहा है कि पार्टी के विरोध में दिए गए किसी भी तरह के बयान को उन्हीं के लिए नुकसानदायक होंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक के बयान का संज्ञान लेते हुए ये बात कही है और कहा है कि बीजेपी में अनुशासन सबसे अहम है। अजय भट्ट ने कहा है कि टिकट की मांग करना सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है, लेकिन पार्टी की परंपरा तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि विधायक ने जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी पर सवाल उठाए हैं वो स्वीकार नहीं है। अजय भट्ट ने कहा है कि टिकट फैसला पार्टी आला कमान ही करेगा। लोकसभा चुनाव की 5 में से 4 सीटों पर नो वैकेंसी का बोर्ड लगने के बाद भी दावेदारी जारी है। कालाढूंगी से विधायक वंशीधर भगत ने नैनीताल सीट पर फिर से दावा ठोक दिया है। नैनीताल पहुंचे भगत ने कहा कि वो कई सालों से विधायक हैं और अब लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं है। हम आश्वस्त हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता का संकल्प है। नो वैकेंसी का तब हम माने जब वो टिकट फाइनल हो जाए। अभी कोई टिकट फाइनल हुए नहीं है। अब उन्होंने किस उद्देश्य से कहा या अंदर खाने उनको कोई पता हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाता तब तक की दावेदारी है। उधर लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में टिकट की दावेदारी ने जोर पकड़ लिया है। टिहरी लोकसभा सीट से मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश की है। जोत सिंह गुनसोला ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के सामने अपनी मजबूत दावेदारी की है। उनका कहना है कि पार्टी उनको टिकट देती है तो टिहरी लोकसभा सीट जीत के रूप में उन्हें देंगे। मजबूती के साथ मैंने अपनी बात को रखा है और अपनी सेवाओं को भी रखा है, सेवाओं को भी दिया है और अपना बायोडाटा भी जो मेरे पास था मैंने वो सबमिट किया। उसके बाद शायद अगर पार्टी हाईकमान मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं पार्टी को टिहरी संसदीय क्षेत्र से एक सीट निकालकर देने का पुख्ता प्रयास करूं। अब हाईकमान जिस ऊर्जावान और जिताऊ प्रत्याशी जो होगा, जिसको भी भेजेगा, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है लामबद्ध होकर उसे जिताने का काम करेगा। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होना है। हफ्ते भर बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए हैं। खास तौर पर प्रदेश के 2 बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस में अभी भी कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया चल ही रही है। एक हफ्ते बाद 18 मार्च से राज्य में नामांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। न बीजेपी, न कांग्रेस और न ही एसपी, बीएसपी और यूकेडी। हालांकि बीजेपी के लिए थोड़ा सा काम आसान है क्योंकि 5 सांसद उन्हीं के हैं। उन्हें रिपीट करने का विकल्प खुला है। पार्टी का टिकट कोई एक परिवार तय नहीं करता, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जो लोग इच्छुक है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास अपना एप्लीकेशन देंगे और उचित समय पर इसका निर्णय आपके माध्यम से लोगों को मालूम है। राज्य में 7 चुनाव लड़ रही एसपी, बीएसपी को अब भी कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस में तो अब भी बैठकों का दौर जारी है और दावेदार फिलहाल घर बैठकर नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमेटी की जो हमारी बैठक होगी उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो सीईसी है उसकी बैठक होगी। वहां से फाइनली जो हमारा टिकट होता है और प्रत्याशी चयन होता है, सीडब्ल्यूसी करती है। उत्तराखंड में फर्स्ट फेज में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की प्रथम चरण की चुनावी चुनौती भी सामने है। चुनौती अपने प्रत्याशी तय कर लेने की, क्योंकि हफ्ते भर के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज 18 देहरादून। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही क्षेत्रीय दल यूकेटी भी प्रत्याशियों की तलाश में जुट गई है। पार्टी की तरफ से 14 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं और मंथन का दौर जारी है। राज्य में क्षेत्रीय अस्मिता की बात करने वाली यूकेडी भी इस बार पूरी तरह से ताल ठोक रही है। यूकेडी ने नैनीताल में काशी सिंह ऐदी तो पौड़ी सीट पर शांति प्रसाद भट्ट की उम्मीदवारी करीब करीब फाइनल कर दी है। अब बाकी बची 3 सीटों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं, जिस पर 14 मार्च की कार्यकारिणी में मोहर लग जाएगी। अब स्थिति चेंज है।
नया समीकरण आने वाला है, क्योंकि भाजपा का ग्राफ भी नीचे आ रहा है और जिस कारण से अब उत्तराखंड क्रांति दल का उठान है। 2019 में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे और बहुत अच्छी सीटें लेके आएंगे। राष्ट्रीय पार्टियों के आगे खुद को एकजुट करना यूकेडी बड़ी चुनौती मान रही है, लेकिन फिर भी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए एकजुटता की बात कही जा रही है। लड़ाई लड़ने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल आज भी तैयार है। आज भी लोकसभा के चुनाव उसमें पूरी शिरकत करेंगे। चुनावी रणभेरी तो बच गई है, ऐसे में खुद अलग थलग पड़ी क्षेत्रीय पार्टी कैसे चुनावी समर में अपनी नैया पार लगा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है और सभी पार्टियां जुट गई हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, इसको लेकर प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की हमारे संवाददाता किशोर रावत ने। आचार संहिता लग चुकी है और 11 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल है और क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है। सर, चुनावी शुरू हो चुका है, 1 महीना है, ठीक, क्या मानते हैं किस तरीके का माहौल है बीजेपी के लिए? नहीं, बहुत अनुकूल माहौल है और चाहे सरकार की उपलब्धियों के हिसाब से हम देखें, चाहे वातावरण की दृष्टि से देखें, आज पूरा वातावरण मोदीमय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों के लिए और विशेषकर जो गरीब तबका है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, उनके लिए जो काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो अभूतपूर्व काम है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल होंगे, देश के सम्मान से जुड़े हुए सवाल होंगे, आतंकवाद के खिलाफ होगा, चाहे बाह्य आतंकवाद होगा, सब पर करारे प्रहार हुए हैं। देश की जनता जो चाहती थी और जो महसूस करती थी, आज भारत ने अपने आप को दुनिया में हम भी कुछ हैं ये एहसास कराने में आज भारत सफल हुआ है। महागठबंधन को तो प्रधानमंत्री पहले बोल चुके हैं कि ठगों का बंधन है। सर, सीट कितनी देखते सर? पूरे 5। ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और एक बार फिर से 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांगेगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों के दौरान केवल बातें ही हुई हैं, काम नहीं हुआ है, इसीलिए अब जनता बीजेपी का पूरा हिसाब किताब करेगी। यही मुद्दे, जितना झूठ बोला गया उनका हिसाब दे। अब वो ढोंग चलेगा नहीं और जितनी भी बातें कही देश के प्रधानमंत्री ने, सब झूठ ही कही। उधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश में जिलेवार सम्मेलन करने जा रही है। इन सम्मेलन में पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ लाभार्थियों को भी बुलाया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में महिला मोर्चे के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उत्तराखंड महिला मोर्चे की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनीता सिंह ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लोगों से फीडबैक लेना है और बीजेपी के पक्ष में वोट करवाना है। पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों को बुलाया था क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब इलेक्शंस हैं, अगली 11 तारीख को वोट ही पड़ने हैं। तो महिलाओं के कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों को तय करने थे, जो हमने आज तय किए हैं। हमने हर जिले वाइज कार्यक्रम तय किया है कि जहां पर हमारी 3-4 हजार महिलाओं का हम एक सम्मेलन हर जिले वाइज करने वाले हैं। इसमें हमारी जो लाभार्थी बहनें हैं उनको भी बुलाएंगे, जो इंटेलेक्चुअल बहनें हैं उनको भी बुलाएंगे। तो इस बार चुनाव आयोग ने ऐसी प्लानिंग की है जिससे जनता को उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। प्रत्याशी की इनकम टैक्स के ब्यौरे के साथ ही अपराधों की जानकारी भी अखबारों में छपवानी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। नेताओं को 5 साल तक भले ही जनता की याद न आए, पर चुनाव के मौसम में नेता का बेड़ा पार जनता ही करती है। लेकिन इस बार जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ेगा उसे अपनी 5 साल की इनकम टैक्स की डिटेल भी देनी होगी। और अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो चुनाव कैंपेन के दौरान टीवी और अखबार में इसकी पूरी जानकारी देनी होगी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। उनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है तो नया रूल है कि उसको पब्लिश किया जाएगा। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड in newspapers and through television channels on 3 occasions during the campaign period.
राजनीति का कमाई और क्राइम से चोली दामन का रिश्ता है और ये सच जनता भी जानती है। हालांकि चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की एक कोशिश जरूर की है, जिस पर राजनीतिक दलों में भी एक राय है। बहुत अच्छी बात है, ये राजनीति को साफ सुथरा करने की ओर कदम है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। आपके हर चीज के बारे में जाने, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो इसलिए इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। नेता चाहे कुछ भी कहें, पर सच यही है कि चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ मुद्दों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में कमाई का चिट्ठा और क्राइम का रिकॉर्ड किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तू मैं की सियासत अब चरम पर पहुंचने लगी है। काम और नाम की सियासत के बीच कौन जीतेगा और किसकी होगी हार, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बीच चुनाव में धांधली नामुमकिन है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग मतदान के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसमें वोटर की आंखों के सामने प्रत्याशी की पूरी डिटेल होगी। यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, गिरगिटों को रंग बदलने में मात देने वाले नेताओं की प्रतिभा को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने का पूरा इंतजाम किया है। चुनाव में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, प्रत्याशी वोटरों को किसी भी तरह से कंफ्यूज ना कर सकें, चुनाव आयोग ने इसके लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में होगा वीवीपैट का इस्तेमाल। वोटर को धोखा देना होगा अब नामुमकिन। चुनाव आयोग इस लोकसभा चुनाव के लिए 10 लाख बूथ बना रहा है, जिसमें सभी बूथों पर पहली बार वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, जिसमें पार्टी के नाम और चिन्ह के साथ ही उम्मीदवारों की फोटो भी लगी होगी, ताकि वोटर अपने मत का इस्तेमाल करने से पहले प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए। क्या है वीवीपैट? कैसे काम करता है वीवीपैट? दरअसल वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है, जिस पर वोटर ने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह दर्ज होता है। ये सिस्टम इतना व्यवस्थित और दुरुस्त है कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान करके चुनाव आयोग गड़बड़ी का पता लगा सकता है। वीवीपैट नाम की इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डिजाइन किया है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था, लेकिन कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जब विरोधी पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया, फिर उसके बाद आगामी चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। और अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करने जा रहा है। यानी तय है कि अब बीए पास लड़के की तस्वीर दिखाकर मैट्रिक फेल दूल्हे की शादी नामुमकिन होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाया है तो अभी भी आपके पास मौका है। इसके लिए आप अपने नजदीक के बीएलओ के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिलाधिकारी और हरिद्वार एसएसपी ने ऐलान किया है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और पूरे जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार होते रहेंगे और मेरे हिसाब से प्रेस करने के लिए हम रोशनाबाद में नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को भी दूर पड़ता है। जब भी प्रेस के मामले होंगे तो आप लोग यहाँ करना चाहेंगे, नहीं करनी है। पॉलिटिकल पार्टीज के अलग निर्देश हैं, जिसमें बहुत से निर्देश लोक सेवकों के लिए हैं और मीडिया के लिए भी कुछ निर्देश हैं। हमारा भी एक एमसीएमसी का जो सेल है वो कलेक्ट्रेट में स्थापित हो गया, तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होंगे चाहिए और आगे क्या चैलेंजेस हैं। अभी चैलेंज हमारे लिए बड़ा यही रहेगा कि क्योंकि 1 महीने के अंदर ये सब कुछ हो जाना है, तो जो ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट है, आप जानते हैं कि ईवीएम्स और वीवीपैट्स दोनों ही बड़े अहम हैं। ये भी है कि जो हमारे पास फॉर्म 6 आ गए हैं, जो कि वोटर बनना चाहते हैं, अपने नाम जुड़वाना चाहते हैं, इसमें अभी बहुत ज्यादा।
राज्य में लोकसभा की 5 में से 3 सीटों पर सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में है। कम से कम साल 2017 के मतदान के आंकड़े तो इसी ओर इशारा करते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार 3 सीटों पर महिलाएं बाजी को पलट सकती हैं और सूबे के 8 जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का तो कम से कम यही हाल है। 2017 के चुनाव में इन जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से 5% ज्यादा वोटिंग की थी। ऐसे में आधी आबादी की ताकत का एहसास बीजेपी को भी है। कहीं पर भी मातृशक्ति पीछे नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मातृशक्ति हमेशा आगे रही है, आगे रहेगी, इसका इतिहास भी साक्षी है। राज्य की पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। इसीलिए महिला कांग्रेस 2 सीटों पर महिला प्रत्याशी की मांग भी कर रही है। इन लोगों के नाम मैंने दिए हैं, अनुग्रह नारायण सिंह जी को जो हमारे प्रभारी हैं और अपने अध्यक्ष जी को दिए हैं कि महिलाओं को 5 में से 2 सीटें महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि 33% आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने टिहरी से माला राजलक्ष्मी और कांग्रेस ने रेणुका रावत को हरिद्वार से मैदान में उतारा था। अब इस बार देखना होगा कि आधी आबादी पर कौन सी पार्टी कितना और कहां दांव खेलती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उधर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद उत्तरकाशी जिला प्रशासन तैयारी में लग गया है। प्रशासन राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन ने बैठक की। जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एमसीसी कल शाम से भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में लागू हुआ है, तो उसी क्रम में ये प्रेस ब्रीफ रखी गई है और इसमें हम लोगों की तरफ से जितने भी टीम्स लगाई जानी हैं, बैनर्स हटाए जाने हैं, 24 आवर्स की कार्रवाई या 48 आवर्स की कार्रवाई, 72 आवर्स की जो कार्रवाई है वो सारी हमारी तरफ से स्टार्ट कर दी गई हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें जो भी वर्किंग एजेंसीज़ हैं उनको निर्देश जो जाने हैं कि जिन कार्यों को अभी धरातल पर आरंभ नहीं हुए उन्हें वहीं रोक दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम लोगों की एक बैठक हो गई, तो उनके लिए जो भी आचरण संबंधी नियम या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो उनको बताए जा चुके हैं। अभी देहरादून में डीएम ने राजनीतिक पार्टियों के साथ आचार संहिता के अनुपालन को लेकर बातचीत की। वहीं जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने सभी वोटर्स से अपील की है कि 1950 पर कॉल करके अपने नाम को वोटर लिस्ट में चेक करा लें। साथ ही किसी का नाम वोटर लिस्ट में छूट गया हो तो 15 मार्च तक लिस्ट में अंकित करवा लें। फाइनल लिस्ट 25 मार्च को जारी हो जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने सी विजिल ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कोई भी इस ऐप के जरिए कर सकता है, जिस पर 45 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। 4 हमारा पोलिंग बूथ्स है, वो सारे पोलिंग बूथ्स में हमने 215 सेक्टर्स बना रखा है। ये सेक्टर ऑफिसर्स का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हमने कर दिया है और इन लोगों का ट्रेनिंग भी करवा दिया था और इनके तरफ से सारे पोलिंग बूथ्स भी एक बार विजिट करके और वहाँ का लोकल से भी इंटरेक्ट करके उनका रिपोर्ट वगैरह हमारे पास आ गया। उधर नेपाल और यूपी के 5 जिलों से सटे राज्य के सबसे संवेदनशील जिला ऊधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। जिले के कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस और खुफिया विभाग ने प्राथमिक रूप से अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित कर लिया है। उत्तरकाशी में भी 10 मार्च से आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी हरकत में आ गए हैं। जिलाधिकारी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक की और जिला इलेक्शन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। नैनीताल में भी प्रशासन आचार संहिता पालन को लेकर चुस्त है और प्रशासन की टीम ने सभी जगहों से पोस्टर बैनर हटाने शुरू कर दिए। नैनीताल लोकसभा में इस बार 19 लाख से ज्यादा वोटर्स मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वोट की बोली लगाई जाती है और खुले तौर पर भ्रष्टाचार होता है और जनता
सीधे इन्हें चुनेगी तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उम्मीद ये की जा सकती है कि जो आगामी पंचायती राज चुनाव होंगे, जो जून जुलाई के महीने में होने वाले हैं, उनमें उम्मीद यही है कि वो पिछली बार की पंचायती व्यवस्था से बहुत स्वस्थ प्रणाली के द्वारा वो चुनाव हो जाएंगे। उधर नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेशों को नहीं मानने पर अवमानना नोटिस जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और कृषि सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है और 2 से जवाब मांगा है। राज्य में 7 किसानों की मौत के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने 3 महीने में किसान आयोग का गठन करने का आदेश दिया था। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ, जिस पर अब तक कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम सड़क परियोजना यानी ऑल वेदर रोड इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। चारधाम सड़क परियोजना को लेकर यहां बीजेपी पूरा क्रेडिट लेना चाहती है, तो जनता के बीच इनके फायदों बनाने की वो कोशिश भी करेगी। वहीं कांग्रेस बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको फिर से याद दिला दें कि आप अपने सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।